और खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देश में आज से जनगणना की प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हो रहा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कवायद मानी जाती है। और इस बार जो जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल तरीके से किया जा रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है और पहली बार यहाँ पर लोगों को स्वगणना का भी विकल्प दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। पहली बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल तरीके से आयोजित की जा रही है। आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं कि ये जरूरी बातें जो आज से जनगणना जिसकी शुरू हो रही है, जहां पहली बार स्वयं गणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी दिया गया है। नागरिक घर घर सर्वे से पहले ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एन्यूमरेटर्स मोबाइल ऐप और स्मार्टफोन के जरिए डेटा एकत्रित करेंगे। बिल्कुल, और डेटा की सुरक्षा के लिए विशेष डिजिटल सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि आपका डेटा जो है वो सुरक्षित रहे। पूरे देश में ये जनगणना 2027 में 30 लाख से अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी इसमें शामिल होंगे। डिजिटल सुरक्षा पर अधिक फोकस है इस बार और जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो आज से जनगणना और कई जरूरी बातें हैं जो समझना जरूरी है। 33 सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल जो घर घर जाकर पूछे जाएंगे। 2 चरणों में ये पूरी गणना होगी और महत्वपूर्ण बात है कि इस बार जाति गणना भी इसमें शामिल है, साथ साथ स्वगणना भी इसमें शामिल है। तो सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प यहां दिया गया है। पहले चरण की शुरुआत आज से शुरू हो रही है, 1 अप्रैल का दिन, जहां डिजिटल जनगणना के जरिए आपकी जो डिटेल्स है 33 सवालों के जरिए एकत्रित की जाएंगी। और आगे बढ़ते हुए बताते हैं आपको कि रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयुक्त यानी कि मृत्युंजय कुमार नारायण ने जनगणना पर विस्तार से जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जनगणना भारत में 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हाउस होल्ड की जानकारी ली जाती है। दूसरा चरण जिसे पॉपुलेशन इनुमरेशन, जनसंख्या गणना कहते हैं, उसमें विभिन्न जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आप्रवासन, माइग्रेशन और प्रजनन संबंधी जानकारी एक एक व्यक्ति का, नवजात से लेकर के किसी व्यक्ति का, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, हर के बारे में निर्धारित प्रश्नों पे सूचना प्राप्त की जाती है। तो आखिर सरकार को जनगणना की जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी आपको समझा देते हैं। सरकारी योजनाओं को लागू करने का आधार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नीति तय करने में मदद करते हैं और साथ साथ संसाधनों का सही वितरण हो, विकास की दिशा तय करने में भी जनगणना बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम जो जरूरी चीजें हैं वो आम लोगों तक सही तरह से उनका वितरण हो सके, जो संसाधन है उनका सही तरह से वितरण हो सके, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि जनगणना की जाए और उसी हिसाब से तय होता है कि किस वर्ग तक क्या चीज़, क्या सुविधाएं जो है वो मुहैया करानी है और इस हिसाब से सरकार अपनी नीतियां बनाती है। तो इस लिहाज से जनगणना बेहद ही महत्वपूर्ण। सरकार किस तरीके से जनगणना के आधार पर संसाधनों का सही वितरण करे, इसके लिए जनगणना कराना जरूरी हो जाता है। और जिन 33 सवालों की हम बात कर रहे हैं, जो इस बार इस 33 सवाल पूछे जाएंगे, आखिरकार वो 33 सवाल है कौन जो आपसे और हमसे पूछे जाएंगे। आइए एक एक करके वो सवाल आपको बताते हैं। जो पहला सवाल है, ये पूछा जाएगा कि आपकी भवन संख्या क्या है, आपका भवन कहाँ स्थित है, स्थानीय या फिर जनगणना उस भवन का यानी कि आपके घर की संख्या पूछी जाएगी। बिल्कुल, जनगणना में आपके मकान की संख्या पूछी जाएगी। मकान किस तरह का बना हुआ है, फर्श में मुख्य सामग्री का क्या इस्तेमाल हुआ, कौन सा पत्थर लगाया गया, किस तरह की ईंटें हैं, छत किस तरह की है, कच्ची छत है या फिर पक्की छत है, लिंटर पड़ा हुआ है या जो है वो किस प्रकार से बनाई गई है, क्या कुछ सामग्री उसमें उपयोग की गई है, मकान की स्थिति क्या है, जर्जर हालत में है या नया बना हुआ है या कितने साल पुराना बना हुआ है। तमाम ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी ताकि
ताकि उससे आपकी आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जा सके, किस प्रकार से आप मकान का उपयोग करते हैं, कितने लोग हैं जो कि मकान में रहते हैं, मकान में रहने वाले लोगों का मुखिया कौन है, मुखिया की आर्थिक स्थिति क्या है। ये तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो कि लोगों से पूछी जाएंगी और उसी आधार पर इसी आधार पर नीतियां तैयार की जाएंगी। तो परिवार से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे, यानी परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं, यानी घर में रहने वाले कुल व्यक्ति, यानी कितने लोग एक घर में रहते हैं, परिवार का मुखिया कौन है, यानी कि कौन उसको चला रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, और या तो वो मेल है या फीमेल है, मुखिया का लिंग क्या है, उसके जेंडर के बारे में भी यहाँ आपको जानकारी देनी होगी। साथ ही साथ अगर SC/ST की बात की जाए या अन्य वर्ग से संबंधित बात की जाए, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में, शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में, शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में, या अन्य वर्ग से आपका संबंध है, मकान का स्वामित्व क्या है, इसके बारे में भी आपको अपनी जानकारी देनी पड़ेगी। यानी कि मकान में कितने फ्लोर्स हैं ये तो आपको बताने पड़ेंगे, लेकिन मकान में कितने कमरे हैं वो भी, उसका विवरण भी आपको इन अहम सवालों के जरिए देना होगा। साथ ही विवाहित दंपतियों की संख्या क्या है, यानी कि जिस घर में आप रह रहे हैं उसमें कितने लोग मैरिड हैं, कितने दंपत्ति रह रहे हैं, कितने कपल रह रहे हैं उस मकान के अंदर, और साथ ही साथ सुविधाओं पर भी सवाल जो है उससे जुड़े सवाल भी है। यानी कि सुविधाओं की बात करें, जो मकान में आपकी सुविधा है उसके बारे में भी आपको अपनी जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे कि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कहां से आपका जो पानी है वो आ रहा है, और पेयजल की उपलब्धता कितनी है, यानी कि कब वो पानी आता है, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि वेंटिलेशन किस तरीके से आ रही है, कितनी खिड़कियां है वो भी आपको बताना पड़ेगा, सूर्य की साइड क्या है, मकान की साइड क्या है, शौचालय की उपलब्धता, यानी शौचालय कितने हैं आपके घर में और उसकी उपलब्धता है या नहीं, इसके बारे में भी आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी। शौचालय का प्रकार क्या है, यानी कि वेस्टर्न है या इंडियन है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। गंदे पानी की निकासी कैसे होती है, यानी कि ड्रेनेज पाइप कहाँ कहाँ कितनी है, उसके बारे में भी आपको यहाँ जानकारी देनी पड़ेगी। स्नान की सुविधा क्या है, यानी कि जहाँ स्नान की सुविधा जो है, यानी कि बाथरूम है या नहीं है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। रसोई किस तरीके की है, क्या ओपन रसोई है, रसोई में दरवाज़ा है या नहीं है, रसोई में कितनी सुविधाएं हैं, रसोई घर की उपलब्धता भी है या नहीं है आपके घर में, ये भी आपको बताना पड़ेगा। साथ साथ खाना पकाने का आप मुख्य ईंधन क्या कुछ इस्तेमाल करते हैं, क्या PNG का इस्तेमाल करते हैं, LPG का इस्तेमाल करते हैं, या फिर लकड़ी का चूल्हा है, किस तरह का आपका रसोई घर है, किस तरह की आप सामग्री का खाना पकाने में ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो, ट्रांजिस्टर, डिजिटल कनेक्टिविटी जो है उस पर भी सवाल होगा कि आपके घर में क्या है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, या फिर टेलीविज़न है, और लैपटॉप है, तमाम छोटी छोटी चीज़ें, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी उपलब्धता के बारे में सवाल पूछा जाएगा। इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है, इसी आधार पर यह अंदाजा लगाया जाएगा कि कौन सा वर्ग जो है अभी भी पिछड़ा हुआ है या कौन सा वर्ग जो है वो डिजिटल रूप से संपन्न है। साथ साथ वाहन से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, क्या कुछ है आपके घर में, आपके पास कार, जीप, वैन, तमाम गाड़ियों के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा। परिवार का मुख्य अनाज क्या है, यानी जो सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह का भोजन करते हैं, क्या कुछ अनाज, मोटे अनाज खाते हैं, गेहूं खाते हैं, किस तरह का अनाज खाते हैं। साथ साथ अन्य और भी सवाल हैं, मोबाइल नंबर, परिवार का मुख्य अनाज, खाना, इस तमाम सवालों को लेकर जो सवाल है वो करे जाएंगे आम लोगों से। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, बेहद महत्वपूर्ण है इस बार की जनगणना, क्योंकि कई जो है नई चीजें, नए मुख्य बिंदु इसमें जोड़े गए हैं। स्वगणना का भी विकल्प दिया गया है, तो जाति गणना भी होगी। कई तरह से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है इस बार की जनगणना। बिल्कुल, देखिए, और एक तरह से ये एक महाअभियान आप इसको कह सकते हैं, जो अगले 11 महीने चलने वाला है। पहला चरण जो आज से शुरू हो रहा है, सितंबर तक उसको खत्म करना है। अलग अलग राज्यों में राज्यों की सुविधाओं के हिसाब से इसके लिए अलग अलग तरीके से तारीख तय की गई। अगर आज 1 अप्रैल की बात करें तो जो NDMC एरिया है दिल्ली में, दिल्ली कैंटोनमेंट है, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गोवा, कर्नाटक, सिक्किम, उड़ीसा, यहाँ ये आज से जो सेल्फ इन्यूमरेशन का काम है, जो लोग खुद पोर्टल पर जाके अपने बारे में जानकारी दर्ज कर सकते हैं, उसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन अलग अलग राज्यों में उसके 15 दिन के बाद जो प्रगणक है वो आकर उस जानकारी को या तो पुष्टि करेंगे या सवाल पूछेंगे, तो वो शुरू होगा। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीख है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत बड़ा अभियान है। आप समझिए कि देश के करीब 6,40,000 गांव
17,000 करीब जो छोटे बड़े शहर हैं जिसमें महानगर भी शामिल है वहां पर, और 31 लाख जो इन्यूमरेटर हैं वो घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। और पहली बार, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि पहली बार डिजिटल तरीके से ये पूरा महाअभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें डेटा की सुरक्षा के लिए एक बृहद उपाय किए गए हैं हर स्तर पर। तो उस लिहाज से कह सकते हैं बहुत अहम है ये पूरी जनगणना। और निश्चित तौर पर आपने बहुत विस्तार से सवालों का जिक्र किया। कई सवाल ऐसे हैं जो पिछली जनगणनाओं में पूछे गए थे, लेकिन इस बार क्योंकि अब इंटरनेट का युग है और तमाम चीजें, तमाम सुविधाएं लोगों के घरों में बढ़ी है। हम जानते हैं कि शौचालय को लेकर बीते 10-11 सालों में मोदी सरकार ने किस तरह से काम किया है, तो वो एक एक सूक्ष्म जानकारी जो देश के विकास के लिए उपयोग की जा सके उसकी जानकारी लोगों को देनी है। लेकिन इसके साथ ही लोगों को ये भी पता होना चाहिए ये जानकारी सिर्फ विकास के कामों में उपयोग की जाने वाली है। इस जानकारी को एक प्राइवेट डाटा है, इसको कोई भी व्यक्ति किसी तरह से हासिल नहीं कर सकता है, चाहे आरटीआई का माध्यम हो या कोर्ट के माध्यम से भी इस जानकारी को हासिल नहीं किया जा सकता है। तो जो भी आम व्यक्ति अपनी जानकारियां देंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, प्राइवेट रहेगा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। सितंबर तक जो सेल्फ इन्यूमरेशन हर राज्य में पहले 15 दिन सेल्फ इन्यूमरेशन का मौका दिया जाएगा। उसके बाद घर घर जाकर संगणक वो जानकारी इकट्ठा करेंगे, लेकिन एक रियल टाइम बेसिस पर इसको करने की कोशिश की जाएगी। और एक तरह से कहा जाए कि पहले के जो जनगणनाओं में काफी समय लगता था, लेकिन इस बार वो एआई टूल्स और उसकी वजह से जब जनगणना जिसका रेफरेंस टाइम जो सेकंड चरण है जिसको निर्धारित किया गया है जो 28 फरवरी से 1 मार्च की मिड नाइट जो होगी 00 उस समय तक के तुरंत बाद जो जानकारियां सामने आ सके उसके लिए कोशिश की जाएगी। ये डिजिटल टूल्स के माध्यम से संपन्न हो सकेगा। बिल्कुल सुधाकर, आजादी के बाद ये 8वीं जनगणना बेहद महत्वपूर्ण और अलग तरीके से इसको करा जा रहा है। 2 चरणों में बांटा गया है। सरकार किस तरीके से तैयारी करी है, कितनी मैन पावर इसमें लगेगी, कितने अधिकारी इसमें लगेंगे, और सरकार 1 साल का समय, अगले 11 महीने तक का समय दे रही है, तो इन 2 चरणों को किस तरीके से डिवाइड किया गया है? देखिए, सरकार की पूरी तैयारी आपको पता है, क्योंकि हर 10 साल पे जनगणना होनी होती है, लेकिन बीते समय में 2021 के समय कोविड का पीरियड चल रहा था, तो इसके लिए इसको कुछ वक्त के लिए टाला गया था। तो सरकार की पहले से भी तैयारियां थी, लेकिन अब उसको और भी पुख्ता तरीके से किया गया है। जो इन्यूमरेटर्स हैं, जो सर्वेयर्स हैं, उनके ट्रेनिंग की बात हो, उनके लिए जो मैनुअल्स बनाने की बात हो, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात। एक खास बात ये भी है कि जो हाउस लिस्टिंग होगा उसके साथ साथ हर घर की जियो टैगिंग भी हो सकेगी, ताकि एक तरह की किसी तरह की डुप्लीकेसी ना हो। डुप्लीकेसी सिर्फ गिनती में नहीं, बल्कि जब विकास के कार्यक्रम निर्धारित किए जाए तो उस समय भी वो जियो टैगिंग उपलब्ध हो, तो वो दूसरे जो एजेंसियों के भी काम आ सकती है। और जाहिर तौर पर मैंने बताया कि 31 लाख लोग इस ऑपरेशंस में अगले 11 महीने में ये लगने वाले हैं। जो सेकंड चरण होगा वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। उसके लिए अगले कुछ दिनों में सवाल नोटिफाई किए जाएंगे, और उसमें जो इस चरण के सवाल आपने बताया, लेकिन उसमें जो सवाल होंगे उसमें जातीय जनगणना को लेकर भी बिल्कुल सुधाकर, तो ये दोनों फेजेस जो है बड़े महत्वपूर्ण है। पहले फेज की शुरुआत आज से हो रही है और दूसरे फेज की शुरुआत भी जल्द हो जाएगी। ऐसे में जनगणना जो इस बार हो रही है बेहद ही महत्वपूर्ण और अलग तरीके से की जा रही है। सभी को इसका इंतजार था। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सुधाकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए नया सवेरा।